हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, द स्पेशल टॉपिक फॉर द ACF एग्जाम, नीट, जेई फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री। अटैकिंग रिएजेंट यानी कि आक्रमणकारी अभिक्रमक क्या होता है और आक्रमणकारी अभिक्रमक कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म से लिया गया है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि अभिक्रिया की क्रियाविधि से। तो सबसे पहली बात देखिए, अटैकिंग रिएजेंट है क्या। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जो क्रिया कारक है उस पर आक्रमण करने वाला जो आयन है या जो अणु है उसे हम कहते हैं आक्रमणकारी अभिक्रमक। ठीक है, और ये हमें देता है आगे जाके प्रोडक्ट, उत्पाद बना के देता है। ये अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के होते हैं। उसमें से पहला अटैकिंग रिएजेंट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या हिंदी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रोफाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनमें से कौन सा प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनमें से कौन सा दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं इलेक्ट्रॉन की ओर। कहने का मतलब है जिनके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक सिंपल परिभाषा हम दे सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, वे अणु, ये अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, वे अणु या आयन जिनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तथा जो ऋण आवेशित केंद्रों, ऋण आवेशित केंद्र मीन्स नेगेटिव सेंटर, ऋण आवेशित केंद्रों यानी जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां पर अधिक होता है, ऋण आवेशित केंद्रों पर आक्रमण करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अटैक करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक सिंपल लैंग्वेज में आप यूं याद रख सकते हो कि सर इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिस पर या तो प्लस चार्ज होगा, क्योंकि प्लस आने पर ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या फिर वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन अणु होगा, लेकिन उसका अष्टक पूरा नहीं होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं पॉजिटिव आयंस या हो सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं किस तरह से हमें देखना है इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, धनायन जिनमें की अष्टक अपूर्ण हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। ठीक है, धनायन को हम कहते हैं इंग्लिश में केटायन। सो केटायन जिनका ऑक्टेट मीन्स अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। दोज केटायन व्हिच हैव द इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे धनायन जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, जैसे कि H+ या जैसे CH3+ पॉजिटिव चार्ज है इन पर, Cl+, Br+, I+। ठीक है, जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन ऑक्टेट पूरा ना हो, जैसे कि NO2+। These are some examples, some metal ion also, है ना, मेटल आयन लाइक Fe+2, लाइक Cobalt+3। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं बिकॉज इन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इजीली ले लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स जो है वहां पे अटैक करते हैं जाके, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां मैं आपको एक स्पेशल केस जरूर बताऊंगा जो आप याद रखना कि NH4+ एंड H3O+। ठीक है, ये दो भी धनायन है, NH4+ एंड H3O+ आर केटायन, लेकिन ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं होते हैं, तो आप इनका अष्टक देखिए, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है
है ना, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन भाइटम कोश में, 4 हाइड्रोजन से आ गए तो 5 and 4 9 और +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नाइट्रोजन के अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया 8, दैट मींस ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे ही H2O में भी O ऑक्सीजन होते हैं 8, 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, हाइड्रोजन से आ गए, 8 और 3 सॉरी ऑक्सीजन में होते हैं 6 भाइटम कोश में, 3 हाइड्रोजन से आ गए तो 6 और 3 9 में से 1 गया 8, इन दोनों का ऑक्टेट पूरा है, सो दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको क्या दिया हुआ हो, एक्वस दिया हुआ हो, यानी कि माध्यम क्या दिया हुआ हो, जलीय माध्यम अगर हो, जलीय माध्यम हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अगर मीडियम एक्वस है तब ये क्या हो सकता है, जो NH4+ है अगर ये एक्वस मीडियम में है तो ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, यानी कि NH3 बनाकर H+ दे देगा और H+ देने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो एक्वस स्टेट में ही ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, NH4+ एंड H3O+। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। कौन होंगे, जो कैटायंस होंगे। सेकंड पॉइंट, और कौन से होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, तो पॉइंट नंबर 2, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, है ना, मॉलिक्यूल्स अणु, ये तो मैंने आयंस बता दिया आपको, मैं मॉलिक्यूल्स बता देता हूं। मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का, अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स अष्टक अपूर्ण हो, अष्टक अपूर्ण हो। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट ऑफ द सेंट्रल एटम, सच मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। अष्टक पूरा नहीं होगा तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, सीधा आंसर देना है। BeF2, मैं जो लिख रहा हूं यही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। BH3 कह दो, BF3 के ले सकते हैं हम, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या गैलियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 एंड GaCl3। These are some example of electrophile. FeCl3 also, है ना, FeCl3, SnCl2, these are the example of electrophile. ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कारण क्या है, आप देखें बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इसके पास भाइटम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हो गए, पहला आयंस का और दूसरा मॉलिक्यूल्स का। यहां मैं ये जरूर बताऊंगा आपको, अगर आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि BF3 है, एक आपके पास BCl3 है, एक आपके पास BBr3 है और एक आपके पास BI3 है, तो इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का सही क्रम क्या होगा, इनमें से कौन सा बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे और कैसे देखेंगे इसको, मैं आपको पहले क्रम बता देता हूं। इनमें जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होगा BI3, फिर BBr3, BCl3 और सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी BF3। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, ये कारण क्या है इसका, तो कारण के लिए आप बोर्ड पे देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल दो को बना के बताता हूं, तीसरा फिर आप लोग खुद ही बना सकते हो आराम से। ये है फर्स्ट और ये है लास्ट, यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राई आयोडाइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में BF एंड F, ठीक है। हम जानते हैं कि F के पास क्या है, ऑर्बिटल है, और बोरॉन के पास भी एक खाली ऑर्बिटल है, p कक्षक है ना। ये बोरॉन का 2p कक्षक है, ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, है ना। इसी तरह से यहां पे भी ले लेते हैं, ये आयोडीन है, आयोडीन और आयोडीन के पास भी क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, और बोरॉन के पास एक खाली p कक्षक है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। अगर इन दोनों को अपन ध्यान से देखें तो यहां पर बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का 2p, दोनों 2p और 2p होने की वजह से सेम ऑर्डर के हो गए,
ये डिस्टेंस जो होगी बीच में 2p और 2p छोटे हैं तो डिस्टेंस कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो ये आराम से क्या कर लेंगे, p पाई बंद बना लेंगे। दैट मीन्स यहां पर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। सो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, कम हो गई, इसको अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। कारण क्या कि फ्लोरीन इसके साथ 2 पाई जो है बॉन्ड बना रहा है, जिसे हम बोलते हैं p पाई, ठीक है, p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड, और यहां पर ये p पाई बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और p पाई बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन आप आयोडीन को देखिए, आयोडीन जो है ये आता है 5p और बोरोन है 2p। कहने का मतलब है इन दोनों की ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये बीच में जो डिस्टेंस है आयोडीन के बड़े आकार की वजह से ये दूरी भी ज्यादा होगी बीच में। आयोडीन बड़ा साइज का होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अगर ये बड़े आकार का है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होने से ये जो p पाई ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन जो हो रहा है p पाई ये इसमें कम होगा, वीक होगा, और वीक p पाई बॉन्ड होने से बोरोन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या होगा, p पाई बॉन्ड वीक होगा, दुर्बल होगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है, आयोडीन का बड़ा आकार है इस वजह से, और इस वजह से ही इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेगा, खुद को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं। Is that clear? So this is all about the electrophiles. Electrophiles क्या होते हैं? एक बात मैं आपको यहाँ और जरूर बताऊंगा जो काफी कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट्स उसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वो एक वर्ड नहीं है, दो अलग अलग वर्ड है। वो क्या है मैं क्लियर करता हूं, आप देखिएगा बोर्ड पे, यही इसको लिख देते हैं, मैं आपको क्लियर करके बताता हूं, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, ठीक है। देखिए एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं लुईस एसिड, और एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है, स्टूडेंट सोचते हैं ये वर्ड सेम है। लुईस एसिड का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो लुईस एसिड है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, न कि पेयर। पेयर जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ ले, एक इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना, जबकि लुईस एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना। इसका मतलब आप यूं कह सकते हो कि जो भी लुईस एसिड होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, तो लुईस एसिड का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन सारे इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है कि क्या हो, लुईस एसिड हो। तो ये वर्डिंग एकदम करेक्ट है कि सभी लुईस अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। लेकिन सभी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल नहीं होते हैं, ध्यान रखना, लुईस अम्ल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। किस तरह से हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, द सेकंड अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो दूसरा अटैकिंग रिएजेंट है बी, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हिंदी में जिसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नाभिक स्नेही। यहां नाम से पता चल रहा है नाभिक का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, स्नेही मींस लविंग। मतलब ये क्या होते हैं,
न्यूक्लियोफाइल्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज धनावेशित केंद्र है ना, पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, यानी धनावेशित केंद्रों की ओर अटैक करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटर पर जाकर अटैक करते हैं। हम यूं बोल सकते हैं कि वे अणु, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, वे अणु या आयन जो न्यूक्लियोफाइल है ना, नाभिक से खुद पर चार्ज क्या होगा, खुद पर चार्ज होगा नेगेटिव, या फिर ये न्यूट्रल्स होंगे। तो वे अणु या आयन जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर, धन आवेशित केंद्र, पॉजिटिव चार्ज सेंटर जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना, तो धनावेशित सेंटर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पॉजिटिव हो गया एक तरह से, उसके ऊपर जाकर ये अटैक करते हैं। इनके खुद के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या ये मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब खुद पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर जाकर, चाहे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वहां अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग, मतलब खुद पे नेगेटिव होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करते हैं। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियोफाइल? तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल को देखने का। ध्यान रखिएगा, सभी अणु, मैं पहले आपको अणु के बारे में बताता हूं, मॉलिक्यूल्स के बारे में। सभी अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु पर क्या हो, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जिसमें सेंटर एटम के ऊपर लोन पेयर हो। अगर लोन पेयर होगा तो वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, और डोनेट करने का मतलब यही होता है, लोन पेयर देने का मतलब यही होता है कि वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल कोई भी अपने मन से लिख सकते हो जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें किसी परमाणु के ऊपर लोन पेयर हो, जैसे कि H2O, जैसे अमोनिया NH3, है ना, या जैसे PH3, फॉस्फीन। लोन पेयर वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जिनके ऊपर भी सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होता है। लाइक ईथर, ईथर होता है ROR, लाइक एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्शियरी एमीन्स। एमीन्स में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है NH2 NH2, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन परमाणु लोन पेयर लिए हुए हैं, देखिए आप। तो जिसमें भी लोन पेयर आपको दिख जाए वो एक क्या होगा, वो एक न्यूक्लियोफाइल। पाइरोल, है ना, थायोफिन, पिरिडिन, these all are न्यूक्लियोफाइल्स। ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, लोन पेयर वाले सारे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ऑल नेगेटिव आयंस, ऑल नेगेटिव आयंस आर न्यूक्लियोफाइल। जो भी ऋण आवेशित चीज है, नेगेटिवली चार्ज आयन जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो आप लिख सकते हो, वो एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जैसे Cl-, Br-, I-, H-, CH3-, सल्फेट, SO4, कार्बोनेट, CO3, एनी नेगेटिव आयन। ठीक है, कोई भी ऋण आवेशित चीज Cl-, OH-, जो भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव चीज आ रही हो, RO-, RO एल्कोक्साइड माइनस, वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, जिस पर भी माइनस चार्ज है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, और कौन होते हैं न्यूक्लियोफाइल? तो देखिए, तीसरा पॉइंट है कि जो भी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स मतलब जिनमें पाई बंद होता है या पाई बंद ज्यादा होते हैं, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर न्यूक्लियोफाइल, आर न्यूक्लियोफाइल। आप कहेंगे सर ये क्यों होते हैं न्यूक्लियोफाइल? तो मैं उसका एक सिंपल सा आंसर दूंगा आपको। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टाइटली बंधे होते हैं, लूजली बंधे होते हैं। और अगर लूजली बंधे हैं तो आराम से किसी को क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है वो पाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं लाइक एल्कीन, है ना, एल्कीन, लाइक एल्काइन,
ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बिकॉज पाई बॉन्डेड है। बेंजीन भी क्या है, बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें भी 3 पाई बंद है और पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से ये डोनेट किए जा सकते हैं। तो तीसरा एग्जांपल हो गया पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चौथा उदाहरण क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, है ना, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो डाई एल्काइल CuLi, गिलमेंस रिएजेंट, है ना, एल्काइल लिथियम RLi। दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक, मतलब जिसमें कार्बन सीधे धातु से जुड़ा हो। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड करने की। पहला लोन पेयर होना चाहिए तो न्यूक्लियोफाइल होगा, दूसरा नेगेटिव आयन होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, तीसरा पाई बॉन्डेड होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, और चौथा अगर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो वो एक क्या होगा, वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर? अब देखो काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन भी होती है, मैं यहां पर क्लियर भी कर देता हूं, ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल्स में डिफरेंस बताया था, वैसे ही मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं और लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। लेकिन दोनों में फर्क है ना, एक होता है लुईस बेस, लुईस शार्प, और एक है न्यूक्लियोफाइल। काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों सेम है, इसका काम भी यही है लोन पे डोनेट करना, इसका काम भी यही है लोन पे डोनेट करना। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस है दोनों में, और वो डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना, है ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लोन पेयर उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसका काम होता है लोन पेयर को अवेलेबल करवाना, उपलब्ध करवाना, और इसका काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर डोनेट करना यानी दान करना। अब दान करने के बाद में आगे वाला ले या ना ले उसकी मर्जी है, लेकिन ये उपलब्ध करवाता है, उसको ले जाके देता है, ये लोन पेयर है रखो। तो ये उपलब्ध करवाता है और ये डोनेट करता है। पहला डिफरेंस तो ये है, डोनेट करने के बाद में हो सकता है आगे वाले की मर्जी है कि वो उस लोन पेयर को गेन करे, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन युग्म ले या ना ले वो उसकी मर्जी है, लेकिन ये वहां पे ले जाके उसको उपलब्ध करवा के देगा कि ये आपका लोन पेयर है। पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये लुईस बेस जो होते हैं, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटर पे तो अटैक करेंगे, है ना, क्योंकि लोन पेयर वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब पॉजिटिव सेंटर जो है, जैसे मान लीजिए ये है H, मैं H के साथ में कुछ ले लेता हूं जैसे HY। हमेशा ध्यान रखना जो लुईस बेस होगा, लुईस बेस यानी लोन पेयर वाला बेस तभी होगा जब वो जाके किस पे अटैक करेगा, जब वो जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, जब वो जाके अटैक करेगा H+ के ऊपर। तो लुईस बेस वो होता है जो H+ पे अटैक करता है, हाइड्रोजन आयन पे अटैक करता है तो लुईस बेस। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, जैसे सपोज दैट इट इज XY एंड X पे पॉजिटिव चार्ज है, X इज अदर देन द हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर जाके अपना डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, उसके अलावा कार्बन है मान लो, या कोई दूसरा एलिमेंट है और उसके ऊपर पॉजिटिव और वहां पर कोई जाके अटैक कर रहा है तो वो होगा न्यूक्लियोफाइल। तो दिस X इज, व्हाट इज X? अदर देन द हाइड्रोजन, अदर देन दी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। इज दैट क्लियर? तो दोनों का काम सेम है, लोन पे डोनेट करना, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। एक सिर्फ हाइड्रोजन पे काम करता है तो लुईस बेस, और एक जो है वो किसी भी एटम पे काम कर ले हाइड्रोजन के अलावा तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। इज दैट क्लियर? यहां से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं ना। क्या स्टेटमेंट बना सकते हो आप? जैसे मैंने लुईस एसिड में बताया था कि सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होते। सिमिलरली सारे लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन सारे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस
नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये था न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ अगर आपको देखनी हो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, सबसे पहली बात, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन जा रहे हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि नाभिक स्नेहिता जो है वो बराबर होगी क्षारकता यानी बेसिसिटी। यहां जो मैंने आपको अंतर बताया ना, मैं इस अंतर के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे तो जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा वही ऑर्डर किसका होगा, बेसिसिटी क्षारकता का भी होगा। लेकिन अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है, नाभिक स्नेहिता का जो ऑर्डर है वो बेसिसिटी के ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है? इट इज नॉट इक्वल टू द बेसिसिटी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आवर्त में न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सेम होती है, लेकिन वर्ग में यानी कॉलम में न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी दो डिफरेंट थिंग्स हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? वर्ग में ऊपर से नीचे। दूसरी बात, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, और यहीं से आपको आपके एग्जाम में सवाल मिलेगा। ठीक है? ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने पीरियड के लिए लिखा है। स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल फॉर द पीरियड, क्योंकि ऊपर से नीचे तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक है CH3 माइनस, एक है NH2 माइनस, ठीक है, एक है OH माइनस और एक है F माइनस। ऑल फोर आर न्यूक्लियोफाइल्स। मुझे पता करना है इनमें से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल, इन चारों में से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए ध्यान से देखें, है ना। चारों मैंने क्या बनाए हैं, इन चारों को मैंने बनाया है बेस, और इन चारों बेस में से कौन सा सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा ये हमें डिसाइड करना है। तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आप क्या करें, देखो सबसे इजी तरीका बताता हूं, आप इन चारों के अम्ल बना दीजिए। पहले तो अम्ल कैसे बनेगा, एक एक प्रोटॉन जोड़ दीजिए। इसका प्रोटॉन हुआ HF, इसमें प्रोटॉन किया तो वाटर, इसमें प्रोटॉन डाला तो अमोनिया, और इसमें प्रोटॉन डाला तो CH4, है ना। ये चारों के मैंने क्या किए, इन चारों के प्रोटॉन डाल के अम्ल बना दिए। अब मैं इन अम्लों की सामर्थ्य देखूंगा क्या है, और अपन जानते हैं भाई HF सबसे बढ़िया अम्ल है, फिर उसके बाद में H2O, अमोनिया तो अम्ल होती नहीं, क्षार है, और CH4 कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रम हो गया, किसका क्रम है ये इनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है। तो ध्यान रखना, जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होता है उसका उल्टा होता है संयुग्मी क्षार की सामर्थ्य का क्रम। तो संयुग्मी क्षार कौन सा प्रबल हुआ, CH3, NH2, OH, और F माइनस सबसे दुर्बल क्षार है। ये इनकी किसका क्रम हो गया, बेसिसिटी का क्रम हो गया। जो बेसिसिटी का क्रम होगा वही क्रम किसका होगा, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्रम होगा। देखो बड़ा इजी है। अम्ल बना दीजिए, अम्ल बनाने के बाद आप आराम से बता सकते हो कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा एक प्रबल नाभिक स्नेही होगा। तो चारों एग्जाम्पल में जो अम्ल प्रबल है उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा, और जो दुर्बल होगा वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इज दैट क्लियर। पॉइंट नंबर 2 और बताता हूं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखना नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी फाइंड करनी है किसके अंदर, कंपाउंड्स के अंदर, तो ध्यान रखना नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयंस आर गुड न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या मतलब हुआ इसका, मतलब किसी अणु का जो नेगेटिव पार्ट है, उसी अणु का नेगेटिव पार्ट वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है उस अणु की तुलना में। जैसे एक है OH माइनस और एक है H2O, एक है NH2 माइनस और एक है NH3। ये है न्यूट्रल और ये उसका नेगेटिव पोर्शन या नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट इज गुड न्यूक्लियोफाइल देन दी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। उदासीन अणु से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, नेगेटिव पार्ट होगा उसका।
ठीक है, ऋणावेशित भाग जो है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तीसरी बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि त्रिविम बाधा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। जिसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। भी न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है जो है पॉजिटिव सेंटर है और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, इसके ऊपर जाके न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अगर न्यूक्लियोफाइल बड़ा हुआ, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हुई, तो वो इस पॉजिटिव सेंटर तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, पॉजिटिव सेंटर पर पहुंच नहीं पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक है CH3O-, एक है CH3O- और एक है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यानी 3 डिग्री अल्कोहल से बनने वाला ब्यूटॉक्साइड। अब आप देख के बता सकते हो इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, विच वन इज गुड न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस और कम है, और ज्यादा हो गई, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी और कम हो जाएगी। तो ये ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंट है, त्रिविम बाधा ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की वैल्यू कम हो जाती है ना। एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, जैसे ये है, यहां बीच में पड़ा है कोई जो है नेगेटिव सेंटर, यहां बीच में पड़ा है कोई पॉजिटिव सेंटर, और न्यूक्लियोफाइल को जाके यहां अटैक करना है। अगर न्यूक्लियोफाइल छोटा होगा तो आराम से बीच में आ जाएगा, लेकिन बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एंटर नहीं कर पाएगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? एक और बात, और लास्ट बात, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की बात है, और वो क्या है, वो है मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना, इफेक्ट ऑफ मीडियम। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, और उन दोनों एग्जाम्पल में मैं आपको मीडियम का इफेक्ट बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, एक बार है F-, Cl-, Br- और I-। फिर से है एक बार F-, Cl-, Br- और I-। ठीक है, 4 न्यूक्लियोफाइल लिए मैंने। एक बार इनके ऊपर, ठीक है, पोलर यानी ध्रुवीय, और प्रोटिक मतलब प्रोटॉन वाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी एक बार मैंने इसके ऊपर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लिया है, और एक बार इसके ऊपर मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। पोलर एप्रोटिक मतलब पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन वाला नहीं है, पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन वाला विलायक नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं आपको ताकि क्लियर होगा। पोलर प्रोटिक का मतलब हो गया वाटर, है ना, पोलर प्रोटिक का मतलब हो गया वाटर, H2O, जिसमें प्रोटॉन भी होता है और वो पोलर भी होता है। पोलर एप्रोटिक का मतलब हो गया DMSO, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, DMSO, या कीटोन, है ना, कीटोन पोलर है, कीटोन C+O ग्रुप पोलर है लेकिन प्रोटॉन नहीं देता, तो उसे बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ये क्रम। अगर वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने पे क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने पर हाइड्रेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल योजन, वहां पे जल योजन हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। और ये हाइड्रेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो जल योजन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। जिसका साइज छोटा होगा उसका जल योजन ज्यादा होगा। जल योजन का मतलब होता है जल के अणु उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे एक F- है, ये देखिए, ये है F-, छोटा साइज है, चारों तरफ से क्या होगा, इसको जल के अणु ऐसे घेर लेंगे इस तरह से, है ना। और एक है I-, ये I- जो बड़ा आकार है, तो बड़ा साइज होने से हाइड्रेशन कम होगा, जल के अणु उसको घेर नहीं पाएंगे ज्यादा। इसका साइज छोटा है, माइनस चार्ज स्ट्रॉन्ग है, तो ये जल के अणुओं को खींच लेगा और जल के अणु उसको ज्यादा हाइड्रेट कर लेंगे। मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ है, मोर हाइड्रेशन, ज्यादा हाइड्रेशन होगा फ्लोराइड का। और अगर फ्लोराइड का हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो, अगर ये चारों तरफ से जल के अणु से घिर गया तो इसकी अटैक करने की पावर क्या हो गई, कम।
ये किसी पे जाके अटैक कैसे करेगा? बीच में सब जगह क्या आ गए? जल के अणु आ गए, घेर लिया जल के अणुओं ने इसको। इसका मतलब हाइड्रेशन ज्यादा होने पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, नाभिक स्नेहिता जो है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? I- इज गुड न्यूक्लियोफाइल, देन F- अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो। ठीक है, तो उस समय आयोडीन बड़े साइज का है, बड़ा साइज मींस लेस हाइड्रेशन, जल योजन कम हो जाएगा, और अगर जल योजन कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि नाभिक स्नेहिता क्या होगी? इसकी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी I- की। क्लियर? पास में देखिए दूसरा एग्जांपल, इस बार क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक का मतलब वहां प्रोटॉन नहीं है, और प्रोटॉन नहीं है तो हाइड्रेशन नहीं होगा। जब हाइड्रेशन नहीं होगा तो जो सबसे छोटा है ना, वो पावरफुल होगा और सबसे आसानी से क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। ये इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अगर वहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है सो नो हाइड्रेशन, वहां कोई जल योजन नहीं होगा, और अगर जल योजन नहीं होगा तब हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? नाभिक स्नेहिता विद्युत ऋणता के प्रोपोर्शनल होगा उस समय। प्रोपोर्शनल मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अच्छा नाभिक स्नेही होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कम वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये था जो है इलेक्ट्रोफाइल्स, और उसके बाद में ये न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे चेक करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में सवाल जरूर मिलेगा। आप लेक्चर को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।